हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम पढ़ेंगे टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक। तो कंपनी जब बायबैक करती है अपने शेयर्स को तो उसमें टैक्सेशन कैसे लगता है, आज हम उसको रिवाइज करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एज़ पर फाइनेंशियल एक्ट 20, जो कि है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, जो कि मई और नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए हेल्पफुल है। तो हम देखते हैं होता क्या है। देखिए, आज इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैं सब कुछ बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में। जब बायबैक होता है, कोई भी कंपनी बायबैक करती है तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर एक कैच है जो कि मैं आपको 1 मिनट बाद बताऊंगा। तो कंपनी के हाथ में, जब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है पब्लिक से, तो कंपनी के हाथ में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होती। लेकिन जब शेयर होल्डर होता है उसके हाथ में टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 46A। इसमें सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो टैक्स कैसे लगता है, जितना भी बायबैक प्राइस है, फॉर एग्जांपल उसको 100 रुपये दिए कंपनी ने, बायबैक प्राइस है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी लगेगा। तो फॉर एग्जांपल उसने 10 रुपये का शेयर खरीदा था, तो उसकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर आ जाएगा 90 रुपये, या फिर जो भी है इंडेक्सेशन लग के अगर अमाउंट बढ़ गया हो तो जो भी आएगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग उसकी क्या हो जाएगी, डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ बायबैक, मतलब जब से उसने खरीदा था शेयर से तब से लेकर जब भी बायबैक हुआ तब तक। तो ठीक है, ये तो हो गया शेयर होल्डर के हाथ में। और कंपनी के हाथ में क्या था, कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फाइनेंस एक्ट 19, मतलब पिछले साल एक चेंज आया था, उसमें चेंज में क्या बोला गया था, ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक कंपनी के केस में, वर्ड्स को ध्यान देना, डोमेस्टिक कंपनी के केस में चाहे वो लिस्टेड शेयर्स की बात हो या फिर अनलिस्टेड शेयर्स की बात हो, दोनों की बात हो रही है। पहले ये जो बात होती थी बस अनलिस्टेड के बारे में बात होती थी, लेकिन 5 जुलाई 2019 के बाद ये बात चेंज हो चुकी है। ये कह रहा है डोमेस्टिक कंपनी के केस में चाहे लिस्टेड शेयर हो चाहे अनलिस्टेड शेयर हो, सेक्शन नंबर 115QA, इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 115QA ये बोलता है कि डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर वो लिस्टेड या अनलिस्टेड शेयर्स को बायबैक करती है तो उस पर टैक्स लगेगा 23.296% से। कैसे, 20% टैक्स लगता है, उस पर 12% सरचार्ज लगता है, जो लगता ही लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो सबको मिला के 23.296% टैक्स लगता ही लगता है। ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम विच शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होती है बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। मतलब जैसे कंपनी ने बायबैक कितने में किया है, माइनस इशू प्राइस कितने, मतलब फॉर एग्जांपल बायबैक कंपनी ने किया है 100 रुपये में, ठीक है, और जब इशू किया था वो किया था 70 रुपये का। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट जैसे 10 रुपये का फेयर वैल्यू थी, 60 रुपये का प्रीमियम लिया था तो 70 रुपये का प्रीमियम था, तो 30 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम हो गई जो कंपनी ने बांट दिया। अब ये जो इनकम शेयर होल्डर को बांट दी 30 रुपये, इस पे 23.296% से टैक्स लग जाएगा, ठीक है। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा, शेयर होल्डर के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई टैक्स का क्या मतलब, कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा, आंसर इज नो। कोई कैपिटल गेन नहीं, कोई टैक्स नहीं। क्यों, क्योंकि कंपनी ने 115QA के अंदर टैक्स भर दिया है। तो ये सेक्शन हमें याद रखनी है, अगर कंपनी ने 115QA के अंडर टैक्स भर दिया है तो फिर शेयर होल्डर को मतलब कोई कैपिटल गेन या कुछ भी टैक्सेबल, उसके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा बायबैक पे। बायबैक पे जो अमाउंट आया है वो अपने बैंक में अपनी जेब में रख लेगा। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद वही पास्ट की बात है। ये कब आया, 5 जुलाई 2019 में आया, फाइनेंस एक्ट 19 में आया। उससे पहले ये बस अनलिस्टेड शेयर पे लगता था, अब ये लिस्टेड शेयर्स पे भी लगता है। और डोमेस्टिक कंपनी हम याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 115QB और QC क्या बोलता है, वो बोलता है कि अब कंपनी ने जो ये टैक्स काटा है ना, इस टैक्स को ना गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाया तो 15 दिन से, 15 डे से 1% पर मंथ के मतलब 1% पर मंथ के रेट से टैक्स वो लग जाएगा, सॉरी पेनल्टी लग जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें बताता हूँ, ये इंटरेस्ट अमाउंट होता है, इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 1% जो ये इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ के अमाउंट से, देखिए कैसे लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल कोई टैक्स आया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख, फॉर एग्जांपल 1,30,000 का आया, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे पिछले वाले 100 से, तो 1 लाख बन जाएगा। तो 1 लाख, 1 लाख, एक एक
तो 1 लाख पे हम 1% पर मंथ के उससे निकाल देंगे इंटरेस्ट। अब जो पर मंथ की बात होती है वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर 15 दिन है तो भी 1 महीना लेना है, 2 दिन है तो भी 1 महीना लेना है, मतलब राउंड अप करना है। 3 दिन है तो भी 1 महीना लेना है, 4 दिन है तो भी 1 महीना लेना है, ठीक है। तो 1% पर मंथ से ऐसे निकालते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो 15th डे होता है ये याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है मेरे सामने लिखा हुआ है, 1 मिनट, बुक का ही क्वेश्चन है। 4 जुलाई को कंपनी ने बायबैक किया, तो और फिर 29 सितंबर को कंपनी ने, इसको लिख लो कहीं पर, 29 सितंबर को कंपनी ने बायबैक वो किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। तो हुआ क्या, देखो 4 जुलाई से लेकर 15 दिन गिनेंगे, कितना आ गया 19 जुलाई। 19 जुलाई से 18 अगस्त 1 महीना, 19 अगस्त से 18 सितंबर 1 महीना, और फिर 19 सितंबर से 29 सितंबर, 29 सितंबर गवर्नमेंट को दिया ना, ये तो कितने हुए 10 दिन 11 दिन। तो 10-11 दिन जो भी हुए इसको भी हम 1 महीना गिनेंगे तो 3 महीने हो जाएंगे। और 3 महीने का कितना होता है 3%, 1% पर मंथ है ना, तो 3%, तो 3% हम लगा देंगे जो भी अमाउंट आएगा। इसमें जो अमाउंट था वो मैं बता देता हूँ, टैक्स का था 1,86,368। तो इसको हमने राउंड मतलब नियरेस्ट टू 100 कर दिया था। जो पहले वाला 100 होता है वो करते हैं, तो ये हो गया था 1,86,300, 368 का 300 हो गया था, ठीक है। तो ये रूल नंबर 119A में आता है। मतलब जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, याद ना भी रखो तो चलेगा, उधर राउंड ऑफ भी लिख सकते हो अपने पेपर में बस, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैश था। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इशू प्राइस कैसे गिनेंगे। अब कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम निकाल रही है, बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, तो ये जो इशू प्राइस है ये कैसे निकालेंगे। देखिए, कंपनी ने अगर कोई भी अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम जो लोगों से लिया है, जो मैंने एग्जांपल दिया था 10 रुपए की फेयर वैल्यू है प्लस उसमें 60 रुपए लिए हैं, तो वो 70 रुपए इशू प्राइस बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी ने अगर पूरी उस लाइफ में, जब से इशू किया था तब से बायबैक किया, उस लाइफ में कुछ भी पैसा शेयर होल्डर को दिया तो वो इशू प्राइस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में लिखा आया, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में लिखा आया कि 70 रुपए का शेयर था, 5 रुपए कंपनी ने रिटर्न कर दिए और कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कुछ भी नहीं थे, तो 70 - 5 65 रुपीज़ आ जाएगा कि 65 रुपीज़ इशू प्राइस माना जाएगा, क्योंकि 5 रुपीज़ तो लाइफ में वापस कर दिए उस शेयर की लाइफ में। लेकिन अगर पेपर में फॉर एग्जांपल आया कि 70 रुपए का शेयर था, 5 रुपए वापस कर दिए, लेकिन उस दिन जिस दिन 5 रुपए वापस कर रहे थे ना, उस दिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी का 6 लाख रुपए पड़ा था। और जो 5 रुपए वापस किए हैं वो एक्चुअली 1 लाख शेयर पे है, तो वो 5 लाख रुपए वापस किए हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उस दिन का 6 लाख था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है इतना तो हमें बांटना ही बांटना था शेयर होल्डर को, तो हमने वो बांट दिया शेयर, मतलब 6 लाख में से 5 लाख तो बांट दिया। अब माइनस नहीं करेंगे, और अब माइनस तब नहीं करेंगे अगर कंपनी ने डीडीटी अंडर सेक्शन 115O भर दिया है। अगर कंपनी ने डीडीटी सेक्शन 115O भर दिया है तो इसको हम मानेंगे डीम डिविडेंड माना जाएगा, और हम उसमें से जो बायबैक प्राइस है उसमें से माइनस, सॉरी इशू प्राइस है उसमें से माइनस नहीं करेंगे, तो इशू प्राइस हमारा 70 ही बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसॉप का। अगर मैंने कोई शेयर इसॉप में दिए हैं किसी अपने एम्प्लॉय को, तो क्या आएगा इशू प्राइस, तो इशू प्राइस आएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर है, फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए की है, लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉय को दिए 60 रुपए के शेयर। मैंने कहा तू 60 रुपए में ले जा, तो 40 रुपए का एम्प्लॉय का फायदा हो गया। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 100, और अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम विच एवर इज लोअर, जो भी होगा लोअर वो मेरा इशू प्राइस बन जाएगा। अब लोअर जो भी होगा वो दोनों सेम ही आएंगे। फॉर कैसे, देखो फेयर मार्केट वैल्यू मेरे केस में क्या था 100 रुपए, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम कितना हो गया, वो भी 100 रुपए हुआ। कैसे, मैं बताता हूँ। इसकी एंट्री जो होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 60, मेरे को एम्प्लॉय से 60 रुपीज आए। इसॉप डेबिटेड 40, इसॉप में मैंने जो एम्प्लॉय को फ्री फंड का दे दिया वो है 40 रुपए। टू शेयर कैपिटल कितने की, 10 की। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 90 की, तो 90 + 10 100 हुए ना, तो क्रेडिट मतलब शेयर के जो मैंने क्रेडिट कर दिया वो तो टोटल 100 रुपए ही है। तो
हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी शो होगी, अमाउंट क्रेडिटेड भी शो होगा, तो विच एवर इज जो ये लोअर दिखा रखा है वो हमेशा वही अमाउंट आएगा, सेम अमाउंट ही आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अमेलगमेशन का। अमेलगमेशन का जो पॉइंट है आप बुक से अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखना ध्यान से सुनना। एक कंपनी थी ए, उसने क्या किया, 1 लाख शेयर अपने 70 रुपये के, मतलब 70 लाख रुपए उसको मिले, उसने इशू कर दिए जनरल पब्लिक को, ठीक है। 1 लाख शेयर 70 रुपये के इशू कर दिए, 70 लाख रुपए उसके पास आ गए। उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपये थी, वो भूल जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, ए कंपनी बी कंपनी में अमेलगमेट हो गई। अब बी कंपनी ने क्या किया, जो इतने भी शेयर होल्डर थे ना उनको 1,20,000 शेयर दे दिए। वो 1 लाख शेयर ले लिए और 1,20,000 शेयर दे दिए। तो कितना अमाउंट था, 70 लाख। 70 लाख डिवाइड करोगे 1,20,000, तो ये आ गया 58.33। तो ये इशू प्राइस बन गया नया, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, ये एग्जांपल लिख लो कहीं पर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये इशू प्राइस ऐसे निकालते हैं, ठीक है, जब अमेलगमेशन के केस में। मैं एक और डीमर्जर का केस बताता हूँ। डीमर्जर के केस में क्या है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक कंपनी थी ए, ठीक है, ए बी कंपनी थी, ए बी कंपनी में क्या था, ए बी कंपनी ने शेयर्स इशू करे, 1 लाख शेयर इशू करे फॉर एग्जांपल 70 रुपये की, ठीक है। 70 लाख रुपए उन्होंने पब्लिक से उठा लिया। ए बी कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो थी 500 करोड़, ठीक है। और जो बी कंपनी थी ना, उसकी जब बी कंपनी डीमर्ज हो रही थी, जा रही थी, कह रही मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़ के, तो वो जा रही थी ना, तो वो जब जा रही थी तो उसकी वैल्यूएशन, उसकी नेटवर्थ थी 200 करोड़, ठीक है। और अब ए की कितनी बच गई, 300 करोड़। टोटल तो 500 थी ना दोनों की, अब ए की बच गई 300। अब देखना वैल्यूएशन कैसे होगा। जो बी कंपनी है जो जा रही है, उसका इशू प्राइस कैसे निकालेंगे। बी कंपनी ने कहा कि मैंने जो भी शेयर होल्डर थे उनको 20,000 शेयर्स दिए 10 रुपये के, ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद क्या हुआ, देखो जो बी कंपनी है उसने क्या किया, 70 लाख रुपए थे, उसमें से उसकी वैल्यूएशन कितनी थी, 200 करोड़ की आउट ऑफ 500 करोड़। तो 70 लाख इंटू 200 डिवाइडेड बाई 500, ये आ गया 28 लाख। मतलब 28 लाख की उसकी खुद की वैल्यूएशन थी उस शेयर्स में से। तो डिवाइडेड बाई 20,000 अगर मैं करूंगा जो उसने इशू करे हैं शेयर्स, तो वैल्यूएशन आ गई 140 रुपीज। 140 रुपीज मतलब इशू प्राइस हो गया ये बी का, जो डीमर्ज हो चुकी है। अब ए का कितना बचा, एक ए का बचाने के लिए 70 लाख में से 28 लाख तो उसका था, बी का पार्ट। तो ए का कितना हो गया, 70 माइनस 28, ए का हो गया 42 लाख रुपीज। तो 42 लाख रुपीज, लेकिन शेयर्स तो हमारे उतने ही थे 1 लाख, तो डिवाइड करेंगे 1 लाख से, तो जो ए की जो मतलब इशू प्राइस है वो 42 रुपीज आ जाएगी। ऐसे आप इसको लिख लेना, जो भी मैंने एग्जाम्पल बोला। मैं तो थ्योरी बताना चाहिए था बट मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आपको। तो इसके बाद अगर कोई बोनस शेयर मिला है, ठीक है, एक केस है, मैं एक मिनट, बोनस शेयर मिला है तो उसकी जो इशू प्राइस होता है हमेशा नील होता है, ये तो याद रख लेना। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद कोई भी फर्म है वो अगर कंपनी या प्रोप्राइटर में बनने जा रही होती है तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी। ए क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जो कि रिड्यूस हो जाती है टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स से। बी क्या है, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जो ए माइनस बी होगा, नेट एसेट्स निकालेंगे, इसमें टीसीएस टीडीएस और एडवांस टैक्स नहीं लेना है। और डिवाइडेड बाय सी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इशू ऑन कन्वर्जन, जो भी फर्म से कंपनी या प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्जन हुआ है उसमें जितने भी शेयर इशू करे हैं, तो ये ऐसे इशू प्राइस निकलता है इसका। इसके अलावा है यहाँ पर शेयर इशूड ऑन कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर ना एक पॉइंट था, वो पॉइंट था, एक मिनट, कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, जब उनकी रिडम्पशन होती है ना तो उसको भी बायबैक ऑफ शेयर्स ही माना जाते हैं। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी मैंने आपको कन्वर्जन का बताया है बुक से पढ़ लेना, ये इतने ज़्यादा नहीं है। डीमेटेलाइज फॉर्म में अगर कोई शेयर्स होते हैं तो वो फीफो बेसिस पे जाते हैं, और कन्वर्जन के में भी यही होता है, जितने अमाउंट दिया है, पे रिसीव हुआ है, तो वो हमारा इशू प्राइस बन जाता है। इसके अलावा अदर केसेस में फेयर वैल्यू को ही इशू प्राइस मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर की एंडिंग थी। जो आपको याद